एक तरह से महादेश है। यूरोप एक तरह से क्या हो गया, महादेश। तो महादेश कहने का मतलब जिसमें छोटे छोटे देश शामिल होते हैं उसे महादेश का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने इंडिया की एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लोग कौन सा महादेश में रहते हैं, एशिया। हम लोग कौन सा महादेश में रहते हैं, एशिया। उसी तरीका से यूरोप में भी कई कंट्री हैं छोटे छोटे, जैसे जर्मनी, इटली हो गया, पुर्तगाल हो गया, पोलैंड हो गया, और भी ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ये सारे देश किस में आते हैं, यूरोप में। यूरोप का फंडा खत्म हो गया। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रवादी का मतलब होता है क्या, वो जब आप समझना, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होती है। ए हेलो, लिखना बंद करो। राष्ट्रवाद का मतलब हम लोग उसे बोल सकते हैं जब किसी व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति मर मिटने की जो भावना होता है ना, जो भावना होता है मर मिटने की, यानी कि अपने देश के बचाने की, अपने देश को सुरक्षित करने की, उसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, राष्ट्रवाद हम उसे बोल सकते हैं जब कोई व्यक्ति अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो, उसमें जो भावना जागती है कि अपने देश को सुरक्षित रखना, बचाना किसी तरीका से, उस भावना को राष्ट्रवादी कहते हैं। यानी कि वो जो माइंड में सोचेगा ना अपने देश को बचाने के लिए, वही काची कहलाएगा, राष्ट्रवाद कहलाएगा। जब मान ले तो फॉर एग्जांपल हमारे आर्मियों के लिए लेते हैं एग्जांपल, तो अपने देश के बचाने के लिए अपने जान तक दे सकते हैं, तो उस व्यक्ति को, आर्मी को हम लोग बोल सकते हैं राष्ट्रवादी। राष्ट्रवाद नहीं बोल सकते, राष्ट्रवादी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, राष्ट्रवादी। ये दोनों डिफरेंस ये है कि उसके मन में क्या ये जाएगा कि अपने देश को बचाएं, अपने देश को क्या करें, बचाएं। किसी दूसरे देश का जब हमला होती है तो वो अपने देश को क्या करता है, बचाता है। तो वो जो भावना जो जागा उसके अंदर ना, वो जो जागा बचाने के लिए, उस भावना को बोल रहे हैं क्या चीज, राष्ट्रवाद। लेकिन जो व्यक्ति वो काम को कर रहा है, यानी कि देश को बचा रहा है, देश को सुरक्षित रख रहा है, अपने देश के लिए मर मिटता है, उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रवादी। डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति मर मिटने की भावना होती है, बचाने की भावना होती है, उसे राष्ट्रवादी कहा जाता है। इसका डेफिनेशन क्या बोले, तो इसका डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं, जब किसी व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति मर मिटने की जो भावना होती है, लगाव होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। लिखा तो दिया डेफिनेशन। बात करते हैं अब यहाँ पे थोड़ा सा कि ऐसा जो स्थिति उत्पन्न हुआ राष्ट्रवाद की, और ये जो राष्ट्रवादी जो व्यक्ति है आखिर सबसे पहले कहाँ हुआ था। जैसे कि बात करते हैं कि हमारा देश भी गुलाम था, ये तो जानते हैं सभी, देश गुलाम। तो उस समय पहले की बात करते हैं कि यूरोप में एक ऐसा देश था जहां पे राष्ट्रवादी की भावना जागा, राष्ट्रवादी उत्पन्न हुआ। वहां पे क्यों उत्पन्न हुआ, वो सारी बातें हम थोड़ा सा ऐसे डिटेल्स में चलते हैं। जैसे कि फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस वहां पे यूरोप में पड़ता है, तो वहां पे सबसे पहले की बात करते हैं, वहां पे जब देश चल रहा था, फ्रांस राष्ट्र वहां जब चल रहा था, तो वहां का राजा एक राजा था जिसका नाम था लुई 16वां। क्या नाम था, लुई 16वां। लुई 16वां वहां का राजा था, वहां के जनता पर, वहां के व्यक्तियों पर अत्याचार करता था। अत्याचार करने का मतलब हो गया कि ज्यादा टैक्स लगा देना, जमीन को छीन लेना, या बोल सकते हैं नारियों को गलत तरीका से देखना। इस तरीका के भावना वहां पे बना रहता था। कहाँ पे, फ्रांस में। तो ये जो राजा था बहुत गंदा था। इस गंदे व्यक्ति को हम लोग एक वर्ड से नाम बोलते हैं जिसको दुराचारी या निरंकुश बोला जा सकता है। दुराचारी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, निरंकुश। तो ये जो राजा इतना तंग करके धर रखा था वहां पे फ्रांस में, तो वहीं के व्यक्तियों ने क्या किया, ये राजा हम लोग को बहुत सता रहा है, बहुत बोल सकते हैं कि अत्याचार कर रहा है। तो वहां पे जो आदमी जो पनपा, यानी कि एकजुट होना स्टार्ट किया, लोगों ने समूह बनाना स्टार्ट किया कि हम लोग क्या करेंगे, राजा को यहाँ से मार के काची कर देंगे, भगा देंगे, हटा देंगे या जान से मार देंगे। लोगों ने समूह बनाना स्टार्ट किया। तो वहां पे व्यक्तियों में जो ये भावना पनप रहा था, वो सबसे पहले पनपा था कहाँ पे, फ्रांस में। कहाँ पनपा था, फ्रांस में। सभी देश में ये घटना थी, जैसे कि राजा के द्वारा लोगों को सताया जा रहा था, सभी कंट्री में था लगभग, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो व्यक्ति ने लड़ना स्टार्ट किया वो देश एक ही था, जो कहाँ था, फ्रांस। और फ्रांस में इसी तरीका से राजा के बीच में, यानी कि राजा के बीच में, सम्राट के बीच में और जनता के बीच में एक ऐसा लड़ाई हुआ जो पूरे विश्व को हिला के धर दिया था, पूरे वर्ल्ड को, पृथ्वी को हिला के धर दिया था, बोल सकते हैं जागरूक कर दिया था। बहुत ज्यादा हो गया था, इतना ज्यादा लड़ाई हो गया था जो कि एक देश मानते कि एक ऐसा लड़ाई हुआ था वहां कि एक देश नहीं जाना था, पूरे यूरोप में टहलका मच गया था, हर एक कंट्री में। और यूरोप में जब मचा ये पता चला था, दूसरे बोल सकते हैं महादेश में भी पता चल गया कि वहां पे ऐसा लड़ाई हुआ। क्यों हुआ, इसका रीजन था, अभी तो बताएं हमने।
रीजन बताया ना, हाँ सताया गया था, इस तरह शोषण किया जा रहा था लोगों पर। अब बात और स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसके मन में ये भावना उत्पन्न हुआ अपने देश को बचाने के लिए, लोगों से लड़ने के लिए। तो वो व्यक्ति आता है एक एक करके, पहला नाम यहाँ पे आ चुका है नेपोलियन बोनापार्ट। वही सबसे पहले लोगों में जागरूकता जगाई अपने देश को बचाने के लिए, अपने हित को बचाने के लिए, अपनी भूमि को बचाने के लिए बात कहा था। तो यहाँ पे मैंने इसके दोनों के बारे में बताया था, व्यक्ति क्या है वो भी चली आएगी। यहाँ पे मैं लिखा हूँ राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय कहने का मतलब हो गया कि ये जो घटना हुई थी सबसे पहले, ये जो मैंने बताया अभी फर्स्ट थोड़ा सा, ये घटना हुआ था फ्रांस में। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में। तो फ्रांस में जो लड़ाई हुआ था सबसे पहले, तो उसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रवाद का उदय। क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद का उदय। वहां पे राष्ट्रवाद का बोल सकते सबसे पहले उजागर किया गया था, जागरूकता जगा था लोगों में। तो सबसे पहले कौन देश में जागा? फ्रांस में। आपसे सवाल पूछेगा बोर्ड, 1 मिनट थोड़ा सा लिखना बंद करो। पूछेगा सवाल वहां पे कि राष्ट्रवाद का भावना सबसे पहले कहाँ जागा? तो फ्रांस। राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ? तो फ्रांस। ऑब्जेक्टिव इस तरीका से बोर्ड पूछेगा। दूसरी बात, ये बात समझ में आया? तो राष्ट्रवाद कहाँ पे जागा था, क्यों जागा था, पता चल गया। यहाँ पे और भी लिखता है कि राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था? तो ये हुआ था 1789। ये राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ? 1789। यानी कि 1789 का जो बोल सकते डेट था, उसी समय बोल सकते हैं ये लड़ाइयां हुई। वो कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में। उसी को बोला गया राष्ट्रवाद का उदय। अगर सवाल आपसे पूछ दे कोई कि राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ फ्रांस में, तो आप लोग सवाल यहाँ पे दे सकते हैं। लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है कि कारण था कि वहां के राजा जो था ना, निरंकुश था, दुराचारी था। निरंकुश कहने का मतलब ये हो गया कि वहां के राजा बहुत खराब था, दुराचारी था, लोगों पर शोषण करता था। इसका दुराचारी का मतलब क्या हो गया? शोषण करने वाला, खराब नजर से देखने वाला, लोग को सताने वाला, उसे हम लोग निरंकुश राजा बोल सकते हैं, या क्या बोलेंगे? दुराचारी। चलिए, तो वहां का राजा कैसा था? निरंकुश और दुराचारी था। चलिए 3 सवाल चलाया। अब यहाँ पे आगे लिखता है कि फ्रांस में राष्ट्रवाद, अब ये है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा मैंने बताया था, अब जानिए क्या है। यहाँ पे लिखा मैंने कि 1789 की क्रांति को फ्रांस का राष्ट्रवाद कहा जाता है। जरा सुनिएगा, आपसे पूछेगा कि फ्रांस में राष्ट्रवाद क्या है, या राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद का उदय क्या है। तो लिखे, ऐसे लिख सकते हैं कि 1789 में जो क्रांति हुई थी उसे फ्रांस का राष्ट्रवाद कहा जाता था। इस डेट को क्रांति लड़ाइयां हुई थी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रांस का राष्ट्रवाद कहते हैं। अब यहाँ पे बात यह था कि फ्रांस में जो राजा था ना, फ्रांस में जो राजा था उसका, वो जो फ्रांस में जो राजा था उसका नाम था लुई 16वां। क्या था? लुई 16वां। कहने का मतलब लुई 16वां का मतलब समझिएगा, इसका नाम था लुई। क्या नाम था? लुई। 16वां इसलिए लगा, काहे कि ये 16वां राजा था फ्रांस का। 16वां राजा था, इसलिए नाम पड़ गया इसका क्या चीज? लुई 16वां। बात चल गया ना। 15 राजा ऑलरेडी आ चुका था, वो मर चुके थे, लेकिन ये 16वां राजा जो बना था, जो कि ये दुनिया को हिला देने वाली बात थी, एक लड़ाई हुई क्रांति, उस क्रांति का नाम हमने क्या दिया? फ्रांस का राष्ट्रवाद। ये कब हुआ था? 1789। ये डेट आप लोग इसलिए याद रखिए क्योंकि आपको बोर्ड होते होते तक, खत्म होते होते तक ये डेट आपको पूछा जाएगा। हम भी टेस्ट में पूछेंगे, ऐसा बात नहीं है। तो क्रांति आपसे पूछेगा कि फ्रांस में राष्ट्रवाद की क्रांति कब हुई? तो 1789 में हुई थी। क्यों हुआ था? रीजन तो बता दिए। यहाँ के राजा कौन था? तो लुई 16वां था। अब ये जो लुई 16वां जो था, एक राजवंश से आता था। राजवंश कहने का मतलब क्या? देखिए मैंने लिखा है, राजवंश कहने का मतलब ये हो गया कि ये बुब्रो, बोलना नहीं, ये बुब्रो राजवंश से आता था। ठीक है, ये बुब्रो राजवंश से आता। जैसे कि हम लोग एक मूवी देखे हैं बाहुबली पिक्चर, तो उसका साम्राज्य का नाम है माहेश्वती साम्राज्य। उसी प्रकार ये जो लुई 16वां का जो साम्राज्य था उसका नाम था काची? बुब्रो राजवंश। यानी कि बुब्रो राजवंश से ये आता था। बात समझा? तो उसका साम्राज्य इस प्रकार का था, यानी कि बुब्रो राजवंश से आता था, जिसका नाम का था लुई 16वां। अब ये व्यक्ति जो लोगों पर तानाशाही वहां पे कर रहा था, अत्याचार कर रहा था, शोषण कर रहा था, वो आखिर कब समाप्त हुआ? तो ये 1789 में तानाशाही का चीज हुआ समाप्त। उसी समय लड़ाई हुई, क्रांति हुई, तो उसी समय उसको क्या किया गया? फांसी दे दिया गया था लुई 16वां को। साथ ही साथ उसकी पत्नी को भी फांसी दे दिया गया था। लेकिन लुई 16वां को एक मूड़ी काटने वाली इस प्रकार होता है, गिलोटिन लकड़ी का, उस पर रख के लुई 16वां को मूड़ी को कच कर दिया था, काट दिया था।
और उसकी पत्नी को मार दिया गया था। ये सवाल है। ये सवाल को मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट करता हूं, तो बताओ फ्रांस की क्रांति कब हुआ? बताओ 1789 में। और ये क्रांति सबसे पहले जो राष्ट्रवाद की जो क्रांति हुई सबसे पहले कहाँ हुआ था? फ्रांस में। और ये बोल सकते हैं फ्रांस में जो क्रांति हुई थी 1789 में, वहां का राजा कौन था? लुई 16। वह किस राजवंश से आता था? बुब्लो राजवंश से आता था, है ना जी। चलो इतना सवाल हो गया। अब यहाँ पे तानाशाही समाप्त हो गया कब? 1789 में। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्रांति के समय किया गया कार्य। जब लड़ाइयां हो रही थी ना, तो उस समय काम किया गया था। क्या किया गया था? कार्य ये किया गया था। पहला कार्य यहाँ पे है कि सामूहिक भावना बढ़ाना। सामूहिक भावना बढ़ाना, जैसे कि वहां पे बात करते हैं कि सामूहिक भावना इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि वहां पे अलग अलग जो गांव थे, नगर थे, जो शहर थे, वो सब एकजुट नहीं था। जैसे कि लड़ाइयां सब लड़ रहे थे लेकिन एकजुट नहीं था। तो वो सब क्या किए कि जो राजा था लुई 16वां, उसको से लड़ने के लिए लोगों ने क्या किया कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक राजा का सामना नहीं कर सकते, राजा का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए लड़ाइयां लड़ी गई थे क्या करके? समूह बनाकर। क्या बनाकर? समूह। लोगों ने कहा कि जब तक हम लोग सामूहिक भावना नहीं बढ़ाएंगे, समूह में मिलकर नहीं लड़ेंगे, तब तक हम राजा से जीत नहीं सकते। तो वही लोगों ने किया कि सामूहिक भावना का बढ़ावा दिया, यानी कि बढ़ाया। लोगों ने समूह बनाकर लड़ना स्टार्ट किया। दूसरी बात मैंने लिखा है कि लोगों ने जब समूह की बढ़ाना स्टार्ट किया तो लोगों के अंदर में एक जागरूकता जागी कि वो बोलने लगा कि यह पितृभूमि हमारी है। पितृभूमि कहने का मतलब क्या? जैसे कि दादा परदादा की जो जमीन है वो हमारा जमीन होगा, उसी को हम लोग पितृभूमि कहते। तो उसी को राजा जो छीन चुका था ना, राजा हथिया चुका था, उसी को ये बोल रहा था कि ये जो भूमि है, ये जो मिट्टी है, ये हमारी है, इस पे हम लोग को दूसरा कोई राज नहीं कर सकता, ये हमारी परदादा की दादा की देन है, इस पे हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति का राज चलने नहीं देंगे। तो वही लोगों ने कहना स्टार्ट किया कि जब लड़ाई करते थे ना तो लोगों में जोश जगता था, एक उत्साह जगता था कि यह भूमि हमारी है, इस पर मर मिटने के लिए हम तैयार हैं और ये किसी दूसरे को लेने नहीं देंगे। यही बात उन लोग बोलता था कि ये जो पितृभूमि क्या है? हमारी है, ये किसी दूसरे को छीनने नहीं देंगे। आगे लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया, फ्रांस वालों ने, कि यहाँ के बोल सकते झंडा जो था एक समान कर दिया गया। एक समान झंडा क्यों कर दिया गया, ये भी सवाल है। जैसे कि फ्रांस के लिए हम सभी लड़ रहे हैं, फ्रांस के लिए मान लेते एक समय के लिए हम ही लड़ रहे हैं, वो उस शहर से आ रहा है और दूसरा कमेटी दूसरे शहर से आ रहा है और वो तीसरा, यानी कि सभी का ग्रुप अलग अलग था और सभी का ग्रुप वहां का अलग अलग था। लड़ रहा है एक ही लड़ाई, लेकिन ग्रुप सबका कजी था, अलग अलग था। लेकिन ग्रुप जो अलग अलग था, लोगों ने कहा कि नहीं, एक झंडा होना चाहिए पूरे फ्रांस के लिए, जो कि उस झंडे के नीचे पूरा फ्रांस आना चाहिए। जैसे कि हम लोग के जो राष्ट्र का तिरंगा जो है, हम लोग पूरा भारत मनाते हैं कि नहीं? मनाते हैं। उसी प्रकार जो लड़ाई हो रही थी उस समय की बात है, तो उस समय बोला गया ये कि सभी का जो झंडा अलग अलग है ना, सभी शहर का, सभी गांव का, वो झंडा एक झंडा बना दिया जाए ताकि उसमें पूरा फ्रांस नीचे आए और उस झंडा का सम्मान करे, इज्जत दे। तो ये किया गया था। तो सभी झंडा को हटाया गया, एक झंडा का निर्माण किया गया। उस झंडा को हम लोग बोल सकते हैं एक समान का नाम दिया गया फ्रांस में, और उसी झंडा के नीचे ये पूरा समूह की जो व्यक्ति था, पूरा फ्रांस इसके झंडे के नीचे आया। और जब एक समान इस झंडे के पीछे सब लोग जो आ गए फ्रांस तक, तब इसके झंडा को लेकर जब लड़ाई होता था, इस झंडा आगे रहता था, लोग पीछे रहते थे और लड़ाई लड़ने के लिए क्या होते थे? चले जाते थे। किसी राजा से लड़ना था या किसी सम्राट से लड़ना था तो लड़ाई करते थे। तो झंडा देखकर मन में उत्साह उत्पन्न होता था कि हम लोग क्या कर सकते, अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वही लोगों ने क्या, झंडा को एक समान कर दिया। आगे लिखता है, तो ये क्रांति के समय किया गया कार्य था। 3 बार कैसे से काम किया था लोगों ने? कहा था कि क्रांति के बाद भी काम हुआ। जब लड़ाई हो चुकी थी तब उसके बाद क्रांति के बाद समय कुछ काम किया गया था। काम कुछ ऐसा था, जरा देखना। जैसे कि राजा मर चुका था, लड़ाई हो चुकी थी, तो नया देखो कुछ काम होना स्टार्ट हुआ। जैसे कि देखिए, नया पहला लिखा कि नया संविधान बनना चाहिए। लोगों ने कहा कि अब राजा तो मर चुका है तो एक कानून बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? कानून। तो उस कानून का नाम दिया संविधान। क्या कानून को क्या बोलते हैं? संविधान। तो यह कानून यह बताती है, संविधान यह बताती है कि इसमें सभी को समान अधिकार मिलेगा,
सभी को बोलने का हक होगा, इसमें किसी को सताया नहीं जाएगा। तो इसलिए संविधान बनाया गया था। कहां पे? क्रांति के बाद ये संविधान को बनाया गया। तो ये बिल्कुल अच्छा था कि खराब था? अच्छा था। फ्रांस के लिए संविधान बनना जरूरी था। आगे लिखता है सभी को एक समान अधिकार मिला। जब संविधान बन चुका था, कानून बन चुका था, तो सभी को एक समान अधिकार दिया कि राजा के बेटा हो या प्रजा के बेटा हो या बोल सकते किसी गरीब का बेटा हो, सबका समान अधिकार होगा। चाहे स्कूल हो, चाहे सड़क हो, चाहे भवन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, सभी का एक समान पैसा लगेगा, एक समान कर लगेगा। कर करने का मतलब टैक्स लगेगा। तो एक समान सबको रखा गया। तो सबको समान अधिकार किसमें दिया गया था? नया संविधान जो कानून बना था ना, उसमें। आगे लिखता है सामंती व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। सामंती व्यवस्था समाप्त करने का मतलब क्या? जैसे कि वहां के लोग जो थे, राजा उसका जमीन छीन चुका था, उस पर जबरदस्ती क्या करता था? खेती करवाता था, और जो भी अनाज उपाता था वो पहुंचाने के लिए किसको बोलता था? राजा को। खाली खाने भर बोल सकते वो अपने पास रख सकता था, बाकी जितना था वो किसके पास पहुंचता था? अनाज राजा के पास पहुंचता था। तो ऐसा स्थिति था, जो व्यवस्था था। और एक बात और, संबंधी व्यवस्था का मतलब होता है कि जब उसका पिता जो है, जब जो किसी गरीब है, वो बोल सकते हैं किसी के यहाँ काम कर रहा है, जीवन भर अपना जीवन राजा के यहाँ नौकर बन के बिता दिया, तो उसका बेटा भी कल वही काम करेगा, नौकर वाला काम। यानी कि जो भी काम करे खेत में या उसके घर में काम करे, तो उसका बेटा भी जाकर कल वही काम करेगा। तो ये जो व्यवस्था बनी आ रही थी, इस व्यवस्था को, ये जो व्यवस्था था, कौन सा व्यवस्था था? सामंती व्यवस्था। तो इसको हटा दिया गया कि नहीं, उसका बेटा उसके यहाँ काम नहीं करेगा, पढ़ लिख लेगा तो दूसरे के यहाँ काम करेगा, अपना जॉब लेगा। तो ये व्यवस्था को बोल सकते, जो राजा के यहाँ जो चल रहा था, उसको हटा दिया गया। आगे लिखता है स्टेटस जनरल का समाप्त कर दिया गया। स्टेटस जनरल है क्या? पूछेगा। देखो, स्टेटस जनरल हम लोग उसको बोल सकते हैं, जैसे कि जब कुछ गांव में या कुछ मोहल्ले में कुछ बोल सकते हैं, शहर में कुछ दिक्कत होती है तो पंचायत होती है। होती है कि नहीं? बैठक होती है। तो वहां पे फ्रांस में भी ऐसा ही था। कुछ गरीबों को दिक्कत तकलीफ होती थी, या बोल सकते हैं कि राजा के द्वारा किसी को बोला जाता था, व्यक्ति को समूह बना के, तो बैठक होती थी। उस बैठक को वहां पे हम लोग बोलते हैं स्टेटस जनरल। क्या बोलते थे? स्टेटस जनरल है क्या? जरा सुनिएगा। तो वहां पे क्या होता था कि लोग जब आया, तो वहां के मंत्री लोग, राजा के मंत्री भी होता था, उन लोग क्या बोलता था कि राजा आप लोग के घर दिए हैं, राजा आप लोग के खाने के लिए दे रहा है, राजा आप लोग के कपड़ा दे रहा है, मंत्री बोल रहा है, राजा आप लोग की सड़क बना रहा है, राजा आप लोग के लिए बोल सकते हैं कि स्कूल बना रहा है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। लेकिन ऐसा काम कुछ भी हुआ नहीं था। जब मीटिंग होती थी, बैठक होती थी, यही बात यहाँ पे स्टेटस जनरल में बोला जाता था। किसके द्वारा? मंत्रियों के द्वारा। अपना राजा की पूरा तारीफ करता था। क्या करता था? तारीफ। तो तारीफ करने से क्या फायदा? बोल सच्चाई तो सामने है, केवल प्रजा सुनती थी, उसकी बात को हाँ में हाँ मिलाती थी। तो बोलने का अधिकार किसी को नहीं था। वो स्टेटस जनरल ये था कि केवल बोल सकता है मंत्री, और राजा केवल जो बात बोल देगा वही बात चलेगा, उस दूसरा कोई बोल नहीं सकता। तो ये जो नियम था स्टेटस जनरल, उसको समाप्त कर दिया गया इस लड़ाई के दौरान। तो बताओ, ये जो स्टेटस जनरल था, आपके अनुसार देखा जाए तो ये रहना चाहिए था कि हटा देना चाहिए था? हटा देना चाहिए था, क्योंकि लोगों का हक की बात है ना, इसको हटा दिया गया। इसको हटा दिया। अब हटाया तो एक नया बोल सकते अति बना दिया, बैठक, जिस बैठक का नाम क्या पड़ गया? नेशनल असेंबली। ये नेशनल असेंबली जो बना, ये गरीबों के लिए था। किसके लिए था? गरीबों के लिए। गरीब अपनी बात को राजा के सामने रख सकता था, मंत्रियों के सामने रख सकता था, कि बोल सकते हैं कि जो नेशनल असेंबली जो था, इसमें लोगों की बातों को सुना जा सकता था, बताया जा सकता था। और भी बात लिखा है यहाँ पे कि आयात निर्यात क्या है? आयात निर्यात कहने का मतलब यह हो गया कि जब कोई व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर जब जाती थी कुछ वस्तु बेचने के लिए, तो वहां पे टैक्स ज्यादा लगता था। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अपने खेत में उपज किया है, आलू या टमाटर उत्पन्न किया है, और वो कुछ दूसरे शहर में बेचने जा रहा है, या दूसरे राज्य में बेचने जा रहा है। तो दूसरे राज्य में जब बेचने जाता था, मानते कि 20 रुपए के आलू है, यहाँ पे पड़ रहा है, इसको वहां पे जाके 25 रुपए बेचेगी उस बाजार में जाके दूसरे स्टेट में। तो रास्ते जब क्रॉस करती थी दूसरे स्टेट में, तो वहां पे 5 रुपए 10 रुपए टैक्स लग जाता था। ये व्यापारी जो होता था ना, उसको टैक्स लग जाता था। तो बताओ, 20 रुपए का आलू है, वहां पे जाएगा तो बेचेगा 25 रुपए में, और 5 रुपए टैक्स से लग गया, बीचवा में कानून ने ले लिया, पुलिस ले लिया, तो बताओ उसका फायदा हुआ? नहीं, वो कपड़े तो वही बेचेगा।
बोल सकते उसका फायदा नहीं हुआ। तो वही बोला कि वो जो आयात निर्यात था बोल सकते आने जाने का, उसको काची कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। वही मैंने लिखा आयात निर्यात को कर दिया समाप्त। आगे लिखता है कि नई पद्धति का अपनाया गया। नई पद्धति का मतलब समझिए कि एक जगह जो माप तौल जो पैमाना था सब सेम नहीं था। जैसे फ्रांस की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं तो मानते हैं कि इंडिया में केजी चल रहा है तो फ्रांस में कुछ और चल रहा है, पौंड ऐसे करके चल रहा है, ठीक है, और कुछ देश में कुछ और चल रहा है। तो वहां पे शहर में भी यही घटना थी। हम बोल सकते हैं आपको दिए इतना डब्बा में चावल दिए आपको, तो उसी डब्बा के अनुसार बोल सकते इतना डब्बा चावल दिए हैं तो उसके अनुसार बोल सकते उसके अनुसार दूसरा वस्तु को आप ले सकते हैं। तो ये माप तौल का जो नियम था ना ये बनता अच्छा से नहीं था। जैसे कि हम किसी के यहाँ गाय लेके चलाएं और इतना सा एक बोरी चावल दे दिए, तो बताओ गाय का कंपेयर चावल से किया जा रहा है तो इसका मतलब देखिए तो माप तौल मिल रहा है नहीं। गाय का कीमत कुछ और होगा, आप जो चावल दे रहे हैं इसका कीमत कुछ और होगा। तो ये जो माप तौल का पैमाना था ये अच्छा नहीं था। या कोई व्यापारी बेचने जाता था बोल सकते हैं कि गली में मोहल्ले में, तो वहां पे क्या होता था कि अपने बोल सकते हैं कि डिब्बे से जो वस्तु को दे रहा है उसी डिब्बा से कुछ वस्तु को ले भी रहा है। तो मानते हैं कि एक डिब्बा इन्होंने बोल सकते कुछ सामान दिया, ठीक है, वस्तु खाने वाला पीने वाला कुछ भी दिया, तो एक डिब्बा बोल सकते वो चावल देता कोई व्यक्ति या एक डिब्बा गेहूं देता है। तो ये देखो वस्तु का लेन देन जो होता था वो अच्छा से हो नहीं पाता था, यानी कि किसी का ना किसी का घाटा हो जाता था। तो इस घाटे को देखते हुए उन्होंने कहा कि चलो नई पद्धति बनाते हैं जिसमें सभी लोग का जो पैमाना हो समान हो, एक समान हो। केजी होगा तो सभी शहर में काची होगा, केजी होगा। हम 1 किलो आलू देंगे तो 1 किलो टमाटर उधर से भी आना चाहिए, दोनों का वजन काची होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वही नई पद्धति को अपनाया गया था, नया सिस्टम बना था। आगे लिखा था एक समान कर लगाया गया। कर मतलब समझता है, पैसा। कर मतलब होता पैसा, टैक्स। काची होता टैक्स। जैसे कि राजा लोग गलती करेगा, एक्सीडेंट किया, पुलिस लोग उस पर टैक्स नहीं लगाएगा। मतलब पहले की बात बोल रहे हैं फ्रांस वाली। और जब कोई गरीब अगर कुछ कर दिया तो ले टैक्स भर भर के, तो ऐसा होता था। तो वो टैक्स को बोल सकते हैं वहां फ्रांस के पहले वहां पे हटा दिया गया था। लेकिन सभी के ये वाला जो काम, ये जो क्रांति के बाद जो काम किया गया, टैक्स सभी पर एक समान लगाएगा। यदि गरीब गलती करता तो उस पर भी 5 रुपया, अमीर गलती करता तो उस पर भी 5 रुपया। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे, ठीक है। तो टैक्स सब पे कैसे लगाया, कर एक समान लगाया गया। जैसे कर और भी खेती वगैरह में होता था राजा के यहाँ, तो उस पर भी कर एक समान कर दिया गया कि अगर बोल सकते हैं कि कोई गलती करता तो इतना कर, इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। आगे बात है कि फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया। बात समझना, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि फ्रेंच भाषा, हम लोग की भाषा मातृभाषा क्या है, हिंदी। हम लोग की मातृभाषा क्या हो गया, हिंदी। तो वहां की मातृभाषा की बात करते हैं फ्रांस की, तो कैसा था, फ्रेंच। कैसा था, फ्रेंच। तो लोगों सब वहां के व्यक्ति सब अलग अलग समूह से आते थे, अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। तो लोगों ने कहा, वहां के जो मेन व्यक्ति था वो कहा कि नहीं, सभी का राष्ट्रभाषा एक ही होना चाहिए। हिंदी, तमिल, तमिलनाडु ये सब उड़िया फुड़िया कुछ नहीं चलेगा, एक ही भाषा होगा। फ्रांस भाषा हो वो फ्रांसीसी कहलाएगा। तो लोगों ने कहा कि फ्रेंच भाषा को क्या किया जाए, राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए, यानी कि हमारे देश का राष्ट्रभाषा काची होगा, फ्रेंच। क्या होगा, फ्रेंच। वो फ्रांस में अपनाया गया था। आगे लिखता है कि वहां पे एक गान हुआ करता था, बोल सकते गान को अपनाया गया। उस गाना का नाम था, राष्ट्रगान का नाम था मर्सीले। क्या नाम था, मर्सीले। हम लोग का राष्ट्रगान की नाम है जन गण मन। तो वहां के बोल सकते राष्ट्रगान का नाम था मर्सीले। क्या था, मर्सीले। जब बोल सकते लड़ाई लड़ती थी तो इसी राष्ट्रगान को लोग बोलते थे, मर्सीले मर्सीले। इस प्रकार का बोलता था, लोगों में उत्साह उत्पन्न होती थी। जैसे कि हम लोग राष्ट्रगान जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने झंडे को सम्मान देते हैं कि नहीं, सही से खड़े होते हैं, तिरंगे को सम्मान देते हैं, और ये कहीं पे चल रहे हैं तो रुक जाते हैं। इस तरह का सम्मानित हम लोग करते हैं। तो वहां के लोगों ने भी यही किया कि राष्ट्रगान जो मर्सीले था, जब भी ये होती थी लोगों ने इसका सम्मान देना स्टार्ट किया, इज्जत देना स्टार्ट किया। आगे लिखता है क्रांति के 4 साल बाद की बात करते हैं। क्रांति के 4 साल बाद, क्रांति की जब लड़ाई हो चुकी थी, कार्य हो चुका था, तो क्रांति के 4 साल बाद, यानी कि लड़ाई का हुआ था 1789 में। तो 89 और जोड़ लो कितना हो गया, हो गया 4 साल बाद। हाँ, तो 4 साल बाद की बात है कि 4 साल बाद
1793 में लुई 16वां को फांसी दिया गया, फांसी दे दिया गया, फांसी दे दिया गया, फांसी। और उसकी पत्नी को फिर फांसी दिया गया। बोल सकते इसको फांसी नहीं दिया था, इसको गुलेटों में चढ़ा के मार दिया था, लेकिन उसकी पत्नी को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, आगे लिखता है कि एक व्यक्ति था उस समय जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा समझिए अच्छे से, इसके बारे में लिखने के लिए आएगा बोर्ड में कि नेपोलियन बोनापार्ट आखिर है क्या। अभी मैंने जितना बात किया मुस्कान, मैंने जितना बात किया अभी यहाँ पे, सारा जो जिम्मेदारी जाता है किसका, नेपोलियन बोनापार्ट का। यही समझिए कि एक पहला हीरो उत्पन्न हुआ था फ्रांस में, जो पूरे फ्रांस को जागरूक किया था, लोगों के मन में जगाया था कि ये हम लोग को क्या कर रहा, सता रहा। ये आगे रहता था और इसके पीछे पूरा फ्रांस रहती थी। ठीक है, फ्रांस के व्यक्ति रहता था, तो ऐसा हाल था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में डायरेक्टरी समाप्त कर दिया। डायरेक्टरी समाप्त किसका, राजा का जो शासन चल रहा था उसको समाप्त करके खुद गद्दी पर काची हो गया, बैठ गया। तो ये नेपोलियन ने किया था। आगे लिखता है 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। 1804 में क्या बना, फ्रांस का सम्राट। 4 साल बाद लुई 16वां की मृत्यु हो गई थी क्रांति के बाद। फिर ठीक 4 साल बाद, बोल सकते 4 साल बाद नहीं, हाँ 4 साल बाद है जी, नहीं कितना साल हो गया, 6 साल बाद जो कानून हुआ उसका था, नेपोलियन बोल सकते हैं लुई 16वां को उसका डायरेक्टरी समाप्त करके गद्दी पर बैठ गया था। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। और फिर गद्दी पर बैठा, फिर उसके 4 साल बाद लोगों ने कहा कि इसको राजा बना देना चाहिए। किसको, नेपोलियन बोनापार्ट को क्या होना चाहिए, राजा। क्यों बनाना चाहिए, इसका रीजन भी था, क्योंकि वो लड़ने में अच्छा था, सोचने में अच्छा था और वो अपने देश के लिए कुछ कर रहा था। लोगों ने कहा कि नेपोलियन को क्या होना चाहिए, राजा होना चाहिए। कहाँ का, फ्रांस का राजा होना चाहिए। आगे लिखता है फ्रांस का सम्राट तो बन गया। कहता है कि नेपोलियन ने 1804 में संहिता लागू किया। संहिता कहने का मतलब अपने से कानून बनाना स्टार्ट किया। जो ये बिगाड़ के रखा था ना कानून को, लुई 16वां अपने से कानून बनाना स्टार्ट किया। कानून ये था कि सभी को देखो किस तरीका का बताया, जरा सुनना, 4 बात और है। ये इसका कानून ये था, योगदान था नेपोलियन का योगदान। कहता है कि विशेषाधिकार समाप्त किया। विशेषाधिकार कहने का मतलब समझिएगा कि राजाओं को उस समय विशेषाधिकार हुआ करता था। विशेषाधिकार का मतलब समझिएगा कि अगर कोई मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा है, सब लाइन लगाए हुए पूजा करने के लिए, तो गरीब लोग लाइन लगाए हुए, तो राजा वहां से गाड़ी से उतरती थी और सबसे पहले पूजा कर लेते थे। तो ये गलत बात था। तो वो जो राजाओं को कुछ विशेष अधिकार था कि कुछ नहीं बोल सकता था कोई, राजा आएगा तो सबसे पहले पूजा करेगा और जो गरीब है वो लाइन में लगल है। तो ये जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। बोला कि नहीं, ये जो नियम है गलत है, सभी लोग बोल जो पहले पहुंचेगा मंदिर में वही सबसे पहले क्या करेगा, पूजा करेगा। ये ना कि राजा आएगा तब पूजा होगी। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है। आगे यहाँ पे ये वाला जो विशेषाधिकार जो ये नियम है ना, एक अजय मूवी है सनी देओल का, उसमें दिखाया गया है, थोड़ा सा दिखाया गया है उसमें विशेषाधिकार का, कि राजा जब आता है वहां पे तब बोल सकते लोग पूजा करते हैं। वहां पे ये पिक्चर में दिखाया गया सनी देओल का कि सनी देओल की जब बहन जाती है पूजा करने के लिए तो गुंडा बोल सकते जो रहता है उसको मार के सीढ़ी से नीचे गिरा देता है। तो वो जो बोल सकते हैं विशेषाधिकार जो राजा को था, वो कहा था कि मेरे आने से पहले कोई मंदिर में हिलेगा नहीं। तो ऐसा बात था। तो वहां पे विशेषाधिकार उस मूवी में दिखाया गया, अजय मूवी का नाम है, ठीक है, जो सनी देओल का। वहां पे लिखता और भी इसमें कि असमानता दूर किया गया। असमानता कहने का मतलब उस नीच की जो भावना है ना उसको क्या कर दिया गया, दूर, हाँ समाप्त कर दिया गया, दूर कर दिया गया, तो उस नीच की भावना किसी के ऊपर नहीं रहेगी। और बात बोला कि बराबर का अधिकार दिला दिया, सभी का क्या अधिकार दिला है, बराबर का। और भी लिखता कि यातायात का साधन बनाया था। यातायात यानी कि आने जाने की साधन बना दिया, सड़कें बनवाया, गाड़ियां बनवा दी बहुत सारे। तो इस तरीके का बोल सकते यातायात साधन बनाया था, रेल पटरियां बहुत सारी इन्होंने बनाया था नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में। और भी लिखता है संचार व्यवस्था, जैसे कि फोन से बात करने के लिए संचार व्यवस्था बहुत सारे है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो ये सब व्यवस्था का भी विकास किया था, सुधार किया था कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। और भी काम किया, समान शुल्क कर लगाया, यानी कि सभी पर टैक्स एक समान लगा दिया, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। ये अच्छा काम जो कर रहा है वो नेपोलियन बोनापार्ट कर रहा है। किसके मरने के बाद, तो लुई 16वां के मरने के बाद। आगे लिखता है कि समान माप तौल का पैमाना, भी तो बता चुके थे। हाँ, तो ये सारा काम जो किया था ये नेपोलियन बोनापार्ट किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए पार्ट इतना ही बस। ये पार्ट 2, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्दी आने वाला है।